हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना हिंदू के एडिटोरियल्स का डिस्कशन, जो कि हम लोग एक एक करके जो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे उसको कवर करते जाएंगे। तो कल के एडिटोरियल में यानी 18 तारीख के एक आर्टिकल आया था कि सीजन ऑफ चेंज ऑन आईएमडी फोरकास्ट सिस्टम। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये आईएमडी का फोरकास्ट सिस्टम है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। देखिए, आईएमडी का जो फोरकास्ट सिस्टम है ये एक टू स्टेज फोरकास्ट सिस्टम है। टू स्टेज का मतलब ये दो चरणों में काम करता है। आइए हम लोग इसके बारे में और देखते हैं। इसका जो पहला स्टेज है दोस्तों, पहले स्टेज में क्या होता है कि जो सीजनल रेनफॉल इंडिया में, जो कि जून से सितंबर के बीच में जो होता है, उसके बारे में हम लोग एक जो है ओवरव्यू या प्रिलिमिनरी जानकारी जो है वो इशू करते हैं अप्रैल में। ये हमें दो चीज़ों के बारे में इंडिकेट करता है। ये पहला कि जो है चांसेस ऑफ ड्रॉट क्या रहेंगे इस सीजन में, और दूसरा कि अगर कोई एनोमली या कोई और गड़बड़ या कोई और अलग सी चीज हो सकती है क्या, उसके बारे में हमें फर्स्ट स्टेज फोरकास्ट में पता चलता है। इसके बाद आता है सेकेंड स्टेज फोरकास्ट। सेकेंड स्टेज फोरकास्ट में दोस्तों क्या होता है कि जो अप्रैल का फोरकास्ट था, जो कि एक प्रिलिमिनरी था, मतलब जो एक थोड़ा इनिशियल अपडेट दिया गया था जिसके बारे में बहुत कॉन्क्रीट डिटेल्स नहीं थी, उसके अपडेट करने के बाद हम लोग सेकेंड स्टेज फोरकास्ट में आते हैं, जो कि जून में इशू किया जाता है। और ये बहुत स्पेसिफिक होता है, ये कई तरीके की डेटाज के एनालिसिस के बाद इसे दिया जाता है। और ये जो होता है ये हमें ये कंप्लीट जानकारी देता है कि जो मॉनसून का सीजनल रेनफॉल है, जो जो चार ब्रॉड ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं इंडिया के, उनको कवर करता हुआ किस तरीके का रहेगा, कितने परसेंट रेनफॉल रहेगी, रेनफॉल डेफिसिट होगा कि क्या होगा, इसके बारे में वो हमें बताता है। एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इंडिया के 4 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स कौन से हैं जिसमें आईएमडी ने इंडिया को डिवाइड किया है। उसमें पहला है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, दूसरा है सेंट्रल इंडिया, तीसरा है सदर्न पेनिनसुला और चौथा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसके बारे में आप ज्योग्राफी के टॉपिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके लिए आप यहाँ पे परेशान मत होइएगा अभी। आइए दोस्तों, हम लोग अब ये समझते हैं कि इंडिया के रेनफॉल को प्रेडिक्ट करना इतना मुश्किल क्यों होता है, या कई बार हमारी एक्यूरेसी उतनी अप्रोप्रिएट क्यों नहीं हो पाती है। इसको जानने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ों को समझना और देखना पड़ेगा। उसमें देखिए, सबसे पहला ये है कि एक एल नीनो इफेक्ट होता है। ये एक तरीके की क्लाइमेटिक फिनोमिना है जिसको ऑब्जर्व किया गया है, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में वार्मर टेम्परेचर से ये एसोसिएट करती है। और इसकी वजह से कई बार जो हम लोगों का मानसून है, अगर एल नीनो बहुत स्ट्रांग है तो इंडियन मानसून बहुत वीक पड़ जाता है, और एल नीनो अगर वीक है तो इंडियन मानसून जो है अच्छा होता है उस साल। अगली जो वजह है जिसकी वजह से मानसून को प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, वो होता है एंथ्रोपोजेनिक एमिशन। एंथ्रोपोजेनिक एमिशन उन एमिशंस को कहते हैं जो मैन मेड होते हैं, यानी इंसानों की वजह से या इंसान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से जो एमिशंस होते हैं उसको एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। देखिए, इसमें मेन इशू क्या होता है कि एमिशन की वजह से जो एरोसॉल रिलीज होते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लैक कार्बन हो गया, तो वो सनलाइट से इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि एटमॉस्फेयर की हीटिंग और कूलिंग को अफेक्ट करते हैं, और इसी के साथ साथ लैंड की भी हीटिंग और कूलिंग को वो अफेक्ट करते हैं। अब इन दोनों की वजह से इशू क्या होता है कि इंडिया का जो साउथ वेस्ट मानसून है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इंडिया का जो लैंड मास है और जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो कितना गर्म हो रहा है, ताकि साउथ वेस्टर्न जो विंड्स होती हैं वो तेजी से हमारे लैंड मास की तरफ आए। तो ये जो एरोसॉल्स होते हैं ये हीटिंग पैटर्न को लैंड के और एटमॉस्फेयर के अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो सदर्न वेस्टर्न विंड्स हैं जो हमारी तरफ मूव करती हैं लैंड मास की तरफ ओशंस के साथ ऊपर से, उसमें एक प्रॉब्लम आती है। अगली जो वजह है जिसकी वजह से रेनफॉल प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो होता है इंडिया का डाइवर्स इकोलॉजिकल और फिजिकल कंडीशन। एक तरफ आप देखेंगे कि कोल्ड डेजर्ट है, एक तरफ आप देखेंगे वार्म डेजर्ट है, इतने बड़े माउंटेन्स है, विंध्यन रेंजेस हैं, वेस्टर्न घाट्स है। तो इन सारे जियोग्राफिकल रीजन्स को कवर करते हुए एक कॉन्क्रीट फोरकास्ट देना बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत टीडियस टास्क है, इसीलिए कई बार मानसून को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। अच्छा, अब हम लोग ने कुछ चीज़ों पर डिस्कशन करने के बाद अब हम लोगों को ये देखना है कि आईएमडी भी किस तरीके से जो है मॉनसून को या रेनफॉल को कैटेगराइज करता है। देखिए, इनकी पहली कैटेगरी है नॉर्मल मॉनसून। तो ये नॉर्मल मॉनसून होता क्या है आखिर। देखिए, जो नॉर्मल मानसून हम लोग तब कहते हैं, पहले तो हम लोग एक बहुत लंबे समय से इंडिया में जितनी भी रेनफॉल हुई है साल दर साल, उसका एक एवरेज लेते हैं। ये लॉन्ग पीरियड कितना है ये मैं एक्यूरेटली तो आईएमडी ने नहीं बताया, लेकिन ये कहते हैं कि एक बहुत लॉन्ग पीरियड का ये एक एवरेज लेते हैं। फिर उस एवरेज के मुकाबले एक साल में, मतलब जून से सितंबर वाले सीजन में कितनी टोटल रेनफॉल हुई है पूरी कंट्री में,
अगर उस एवरेज के वो 10% के प्लस माइनस में है तो हम ये कहेंगे कि नॉर्मल मानसून हुआ है। मतलब इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो जो जून से सितंबर वाला यानी साउथ वेस्ट मानसून का जो फेज है उसमें, और पूरी इंडिया की पूरी जो जियोग्राफिकल टेरिटरी है उसमें कितनी रेन हुई है, वो अगर ऑन एवरेज पूरे एवरेज जो इंडिया का ऑन एवरेज है उसका अगर 10% के अंदर है तो उसको हम लोग ये मानते हैं कि वो नॉर्मल रेनफॉल है। आइए दोस्तों अब हम लोग ये देखते हैं कि डेफिसिट रेनफॉल क्या होता है। आईएमडी की ये कौन सी कैटेगरी है डेफिसिट रेनफॉल की। देखिए डेफिसिट रेनफॉल में क्या होगा, आपको वो कॉन्सेप्ट पता होगा एवरेज का, जो लॉन्ग टर्म एवरेज लिया जाएगा इंडिया के पूरी जियोग्राफिकल टेरिटरी में जितनी बारिश हुई थी, अगर बारिश उसके 10% के प्लस माइनस मार्जिन से, मतलब प्लस माइनस तो नहीं, माइनस अगर उस मार्जिन से 10% से कम हुई उस एवरेज से, तो हम लोग ये कहेंगे कि उस साल का जो रेनफॉल था वो डेफिसिट था। अब हम लोग इसी तरीके से देख लेते हैं कि एक्सेस कैटेगरी का रेनफॉल क्या होता है। देखिए जिस तरीके से डेफिसिट में हम लोग ने ये देखा था कि रेनफॉल 10% से कम होगा, उसी तरह उस एवरेज से अगर रेनफॉल 10% से ज़्यादा हुआ तो हम लोग ये कहेंगे कि इस बार का जो रेनफॉल था साल का वो एक्सेस हुआ था। अब एक चीज़ का हमें और ध्यान देना है कि क्या इस तरीके के कैटेगराइजेशन से कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। आइए हम लोग समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इस तरीके के कैटेगराइजेशन से। देखिए अगर मान लीजिए कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई, बहुत ही भारी वर्षा हुई, और इंडिया का सेंट्रल इंडिया जो कि ऐसे भी आपको पता होगा कि वहाँ पे बारिश कई बार कम होती है वेस्टर्न घाट्स और कई सारी चीज़ों की वजह से, तो वहाँ पे बारिश बहुत कम हुई। लेकिन एक जगह चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई और दूसरी जगह बारिश बहुत कम हुई, लेकिन अगर हम उसका एवरेज लेंगे तो हमें ये दिखाएगा कि रेनफॉल नॉर्मल थी, जबकि ऐसा नहीं था। एक एरिया में बारिश ज़्यादा हुई तो वहाँ पे वो एक्सेस हो गई, वहाँ पे बाढ़ भी आ सकती है। लेकिन दूसरी जगह बारिश बहुत कम हुई, वहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन भी बन सकती है, लेकिन उसका एवरेज हमें दिखाएगा कि नहीं, एज अ ओवरऑल इंडिया में स्थिति नॉर्मल रही। चूंकि इंडिया के ज्योग्राफिकल रीजन्स बहुत डाइवर्स हैं, तो इसीलिए कई लोगों ने यह भी कहा है कि इंडिया का जो रेनफॉल डेफिसिट है, नॉर्मल है, एक्सेस है, इसको कैटेगराइज करने के लिए हमें और रिफाइंड स्ट्रक्चर में जाना चाहिए जो कि हमें एरिया स्पेसिफिक और रीजन स्पेसिफिक जानकारी दे। सिर्फ पूरे नेशनल एवरेज को लेके कहना कि वो डेफिसिट है या एवरेज है या नॉर्मल है या एक्सेस है, ये ठीक नहीं रहता है, क्योंकि इसकी वजह से हमें एक्यूरेट पिक्चर नहीं मिलती है। और आप सबको ये पता होगा कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मानसून डिपेंडेंट है, और वो एग्रीकल्चर ही हमारा जो है इकोनॉमी का मेन ड्राइविंग फोर्स है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि इस तरीके का जो प्रेडिक्शन है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक पॉलिटिकल और सोशल डिसीजन मेकिंग के लिए भी। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स इसमें करने के लिए लोगों ने प्रेस्क्राइब किया है, लेकिन एट प्रेजेंट आईएमडी यही मेथड फॉलो करता है। तो दोस्तों मुझे अच्छा लगा होगा कि अगर आपको ये पसंद आया होगा, और ये हम लोगों का एक तरीके का इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग एडिटोरियल जो आते हैं उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर सकें हिंदू के, ताकि हमें एक उसका बिहाइंड द सीन का भी आइडिया लगे और जाके जल्दी से जल्दी इस काम को कंप्लीट करके समझा जा सके। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और करियर मित्रा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज आने वाले एडिटोरियल वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।